हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, अभी आने वाले कुछ समय के बाद आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, जिनमें यूपी ट्रिपल एससी पैट है, यूपी कांस्टेबल है, आपका एसएससी जीडी है और भी तमाम एग्ज़ाम हैं, जिनकी आप जी-जान से तैयारी कर रहे हैं। उसी चीज़ के लिए राम जी की पाठशाला ने हिंदी का एक विस्तृत एवं गंभीर कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। इससे पहले इस कोर्स में सबसे पहले हम लोगों ने क्या शुरू किया है, सबसे पहले हमने यहाँ पे संधि से चालू किया है। संधि की इससे पहले 2 वीडियोज़ जा चुकी हैं और ये आज आखिरी तीसरी एवं अंतिम वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। यदि आप इन वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगे, आपको ज़रा-सी भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। इससे पहली 2 वीडियो हैं, उनका लिंक उनका पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। आज इस वीडियो को बिना समय गँवाए बहुत जल्दी-जल्दी पर धैर्य के साथ हम लोग समझ लेते हैं। हम लोगों ने जो पहले 2 वीडियोज़ पढ़ी हैं, उन दोनों वीडियोज़ में हमने क्या पढ़ा था? आपका एक तो संधि क्या होती है, संधि विच्छेद क्या होता है, संधि के प्रकार कितने हैं, उसके बाद स्वर संधि क्या है और उसके बाद स्वर संधि के जो भेद हैं आपके, है ना? कौन से दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, इनको पढ़ा, इनकी शॉर्ट ट्रिक भी हमने देखी। उसके बाद व्यंजन शुरू किया था क्योंकि व्यंजन बहुत बड़ी संधि है। तो उसी चीज़ को जीतने के लिए, है ना? उसी चीज़ में महारत हासिल करने के लिए कि भाई जितना पढ़ लिया उतना हज़म किया जाए, बाकी का बाद में देखेंगे। तो व्यंजन संधि के कुछ शेष भाग को मैंने शेष छोड़ दिया था, ठीक है? तो आज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं न संबंधी नियम और उसके बाद सीधे हम लोग विसर्ग संधि की तरफ आगे बढ़ जाएँगे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आने वाली है, ध्यान से आप लोग इसको देखिए। देखो न संबंधी नियम क्या है? न संबंधी नियम क्या है कि यहाँ पर एक बात कही जा रही है, यदि न से पहले यदि क्या हो, न से पहले आपका री आ जाए, आपका रे आ जाए, आपका री आ जाए, र आ जाए और आपका श आ जाए। क्या आ जाए? री आ जाए, र आ जाए, श आ जाए, तो ये जो आपका न है, ये किस में परिवर्तित हो जाता है? अणा में परिवर्तित हो जाता है। अब आपको मेरी बात एक यहाँ पर ध्यान से देखनी चाहिए, आपको मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुननी चाहिए, है ना? एक बार आपको मेरी बात गौर से देखनी चाहिए। यहाँ पे इसके कहने का क्या अर्थ है? ये कहना चाह रहा है कि यदि ये कोई शब्द है और यहाँ पर ये कोई शब्द है और यहाँ पर लिखा है कि भाई यहाँ पर न आ रहा है और यहाँ पर इससे पहले यानी कि न से पहले आपका क्या आ जाए? आपका री आ जाए, आपका र आ जाए और आपका श आ जाए, तो आगे जो रिज़ल्ट होगा, जिनका संधि होने पर रिज़ल्ट होगा, उसमें ये न जो है वो अणा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है? वो अणा में परिवर्तित हो जाएगा। इसके एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर क्या कहला रहा है ये? परि प्लस नाम। क्या लिखा हुआ है? परि प्लस नाम। तो ये एक शब्द है, ये एक शब्द है। यहाँ पर न है। न से पहले क्या आ रहा है? र आ रहा है और अभी हमने देखा कि न से पहले यदि र आ जाता है, तो क्या हो जाएगा? ये न अणा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? परिणाम हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए राम प्लस अयन या राम जमा अयन, है ना? तो अभी यहाँ पर क्या है? अब आप बोलोगे कि सर ये न तो यहाँ होना चाहिए और ये र यहाँ होना चाहिए। तो इसका कोई विशेष लॉजिक नहीं है, बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अगर डायरेक्टली पूछा जाएगा कि रामायण में क्या है? तो आपको बोलना पड़ेगा भाई इसमें व्यंजन संधि है। तो आपको देखने से भी लग रहा होगा। व्यंजन संधि है, तो आपको यहाँ पे एक तरह से बोल देना पड़ेगा। आपको लग सकता है यहाँ दीर्घ भी हो सकती है कि राम प्लस अयन हो गया रामा, तो ये आपको लगेगा दीर्घ तो है ही है ना? रामा हो गया यहाँ पे देखो म अ और अ हो गया, बट ये अणा कहाँ से आया? तो ये व्यंजन संधि का एक कॉमन सा नियम है कि भाई अगर न से पहले र अगर कहीं पे दिखाई दे रहा है, तो अणा हो जाएगा। ये बात आपको सिंपली ऐसे याद रखनी है। नहीं तो इसका लॉजिक बहुत ज़्यादा गहरा है, उसमें ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो फिर मास्टर लेवल में चीज़ें चली जाती हैं। उसी तरह यहाँ पे प्र प्लस मान, तो प्र प्लस मान न से पहले र आ गया तो क्या हो गया? प्रमाण। और उसी प्रकार भूष प्लस अन, तो क्या हो गया? न से पहले श आया तो यहाँ पर आपका भूषण हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं, अब है आपका म संबंधी नियम। देखो दोस्तों, म संबंधी नियम में भी 3 नियम हैं, पर मैं आपको सीधे-सीधे एक बात बता देता हूँ। अगर म के बाद म आए तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज, ठीक है? म के बाद अगर म आए तो कोई भी चेंज नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? देखो क्या है कि म के बाद म आए तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। कैसे? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सम प्लस मान,
तो म के बाद क्या आया, म आया, तो कोई परिवर्तन नहीं है, ये जू का तू लिख दिया जाएगा। देखो मैंने आपको बताया था कि किसी भी व्यंजन का शुद्ध रूप क्या होता है, किसी भी व्यंजन का शुद्ध रूप हल रूप होता है। ये ना हलंत लगा होता है, शुद्ध रूप ये होता है अपने आप में। ठीक है, अगर मेरे को इसको पूरा लिखना है तो मेरे को अ लगाना पड़ेगा और तब जाकर हम इसमें अ लिख पाएंगे, या कोई भी मात्रा लगाएंगे तब। पर अगर म चाहिए तो फिर हमको किसी न किसी स्वर के साथ रखना ही पड़ेगा, क्योंकि व्यंजन वो वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जाते हैं। आपको यह बात समझ में आनी चाहिए, आपको यह बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो मान जू का तू आ जाएगा, सम जू का तू आ जाएगा, क्योंकि म आधा है तो सम्मान, और उसी प्रकार सम प्लस मति तो सम्मति, कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। बट जो चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूं उसको आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर म के बाद म आए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और म के बाद, है ना, म के बाद आप ये चीज ध्यान रखिए, म के बाद यदि क्या हो, कोई भी वर्ण आ जाए, कोई भी वर्ण आ जाए, है ना, क वर्ग के पांचों आ जाए, आपके च वर्ग के आ जाए, आपके ट वर्ग के आ जाए, त वर्ग के आ जाए, प वर्ग के। प वर्ग का जो पंचमाक्षर है वो म है, तो म वाली बात अलग है। पर क वर्ग में से कोई भी, च वर्ग में से कोई भी, ट वर्ग में से कोई भी, त वर्ग में से कोई भी, है ना, य र ल व श श स कुछ भी आ जाए तो आपको सीधे याद रखनी है, ऊपर उस म का क्या हो जाएगा, ऊपर उस म की बिंदी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, अनुस्वार वहां पर उस म का लग जाएगा। आपको मैं एक बार दिखा के यहाँ पे समझा देता हूं। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है कि म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर म उसी वर्ग के पंचमाक्षर यानी अनुस्वार में बदल जाता है। क्या कहना चाह रहा है ये, कि भाई अगर म का मेल क से लेकर म तक, क से लेकर म तक, यानी कि क्या है कि देखो ये क वर्ग है, इसके पांच है, उसके बाद यहाँ पर च वर्ग है, उसके बाद यहाँ पर ट वर्ग है, उसके बाद त वर्ग है और प वर्ग है। तो ये पांचों जो यहाँ पर हैं इस तरह से, ये पांचों आपको पता होंगे, आपने पढ़ रखा होगा वर्णमाला को। तो यहाँ पर अंत में आता है म का रूल बता चुका हूं, पर इनमें से किसी में भी अगर आ जाए तो म किसमें परिवर्तित हो जाता है, पंचमाक्षर के। इसका है अंग, इसका छ छ ज झ इया, ट ठ ड ढ क्या आ जाता है, अण, प फ ब भ म, है ना, प फ ब भ वो त थ द ध न आएगा पहले, और प फ ब भ म आ जाएगा, है ना, न और म। तो म की तो बात अलग ही हो गई। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि पंचमाक्षर में चेंज हो जाएगा, और आपको पता है पंचमाक्षर क्या होता है, अनुस्वार होता है, तो सीधे आपको याद रखना है बिंदी लग जाएगी भाई। जैसे सम प्लस कलन तो क्या हो जाएगा, संकलन हो जाएगा, बिंदी। सम प्लस गति तो क्या हो जाएगा, संगति, ऊपर बिंदी। परम प्लस तू क्या हो जाएगा, परंतु हो जाएगा। उसी प्रकार सम प्लस चय क्या हो जाएगा, आपका संचय हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला है हमारा, यहीं पे देखो, माँ के बाद मैंने बोल दिया कि कोई भी आपका वर्ण आ जाए, क से लेकर म तक, य र ल व श श स ह कुछ भी आ जाए, सीधे क्या होगा, सीधे बिंदी ही लगनी है। सम प्लस योग संयोग, सम प्लस लाभ संलाप, सम प्लस शय संशय, सम प्लस रक्षक संरक्षक, सम प्लस विधान संविधान, और सम प्लस हार संहार संहार, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है, ये म संबंधी नियम है। अब अगले नियम की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं, वो है सहसंबंधी नियम, और संभवतः यह व्यंजन संधि का अंतिम नियम है, और आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आप बार बार इसको प्रैक्टिस करिए। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो दोबारा जल्दी जल्दी आप लगा के वीडियो को देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अभी जैसे संधि कंप्लीट होगी तो हम संधि के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो इस तरह हमारा क्या होगा आपका ये जो चल रहा है सेशन, ये यहाँ पे आप समझ लिया, वहां पे आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपकी बल्ले बल्ले उसमें हो जाएगी। बट इसमें आपको राम जी की पाठशाला का सपोर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए सहसंबंधी नियम अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तभी राम जी की पाठशाला आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कर पाएगा। सभी लोग अच्छे से अच्छा कर रहे हैं, हम भी उसमें एक सहभागी बनना चाहते हैं। तो सहसंबंधी नियम में क्या है कि स से पहले अ और आ से भिन्न स्वर हो तो स का श हो जाता है। क्या हो जाता है, स का श हो जाता है। क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो ये स लिखा हुआ है, इससे पहले, पहले का मतलब है इससे पहले कोई शब्द आए, उसमें क्या हो, आपका अ और आ ना हो, है ना, बस ये दोनों ना हो, इनके अलावा कोई सा भी स्वर आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए, री आ जाए, ओ आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ये जो स है
ये किस में परिणत हो जाता है, ये श में परिणत हो जाता है। देखो जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वी प्लस सम, क्या लिखा है दोस्तों, वी प्लस सम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो स से पहले कौन सा स्वर आया, वी, ई आया है ना, ई आया, तो अ और आ तो नहीं आया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो स है ये श में परिवर्तित हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा। उसके बाद क्या है, वी प्लस साद, तो स से पहले क्या है, ई आया, तो स से पहले ई आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषाद। और उसी प्रकार सु जमा समा, तो स से पहले क्या आया, ऊ आया, अ और आ नहीं आना चाहिए, बाकी क्या रहेगा आपका, बाकी अगर कोई भी स्वर आता है तो स श में परिवर्तित हो जाएगा, सुषमा यहाँ पर आ जाएगा। अब हम समझते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, अभी तक हमने समझा था स्वर संधि, व्यंजन संधि। स्वर संधि वो होती है स्वर के बाद स्वर आए और उससे परिवर्तन हो, उसको स्वर संधि कहते हैं। स्वर के बाद कोई व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आ जाए और उससे कोई परिवर्तन हो तो कौन सा होता है, आपका व्यंजन संधि होता है। और अब समझ लेते हैं विसर्ग संधि। देखो विसर्ग क्या होता है दोस्तों, विसर्ग होता है ये इस तरह का, आपने लिखा है ये दो इस तरह से बिंदी जैसा होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं विसर्ग। क्या कहा जाता है, विसर्ग। तो विसर्ग संधि के बाद में क्या है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि विसर्ग के बाद कोई स्वर आ जाए, कोई व्यंजन आ जाए और उसके कारण से विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको आपका ये विसर्ग संधि कहा जाता है। देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नी प्लस आहार, है ना, नी प्लस आहार, तो विसर्ग के बाद क्या है, यहाँ पर स्वर आया, उसके कारण कुछ ना कुछ परिवर्तन यहाँ पर हुआ। ठीक है, यहाँ पर परिवर्तन हुआ तो यहाँ पर ये नी प्लस आहार क्या हो गया, निराहार हो गया। क्या हो गया, निराहार हो गया। यानी कि आप अगर देखेंगे नी प्लस हार, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ गया है, क्या हो गया है, र बढ़ गया है। यानी कि ये जो है आपके विसर्ग हैं ये र में परिवर्तित हो गए हैं। यही है क्या है, विसर्ग संधि। उसके बाद दू प्लस आशा, दुराशा, तो यहाँ पर देखिए विसर्ग र में परिवर्तित हो गए। तो ये जो परिवर्तन है, विसर्गों में परिवर्तन जो है वही विसर्ग संधि है। अब इसके रूल हम लोग देख लेते हैं, इसके नियम कुछ हम देख लेते हैं। बाकी एक बार जब आप प्रैक्टिस इन चीज़ों की करने लगेंगे तो आपके लिए ये चीज़ें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहने वाली है, ये आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी। विसर्ग संधि के नियमों की यदि बात की जाए, विसर्ग संधि के नियमों की यदि बात की जाए तो विसर्ग संधि में सबसे पहला नियम है, ध्यान से कान खोल के आपको सुन लेना है। यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य र ल व अंतस्थ व्यंजन य ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ। अब आपको लगा होगा कि भाई यार मास्टर जी समझ में तो कुछ नहीं आया, तो दोस्तों मैं एक बार समझा देता हूँ। इसको उठा के अभी थोड़ा इधर रख लेते हैं, ठीक है, फिर ले आएंगे इसको उठा के इधर, जगह बनानी थोड़ी जरूरी है। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये रहे आपके विसर्ग, ठीक है, और ये बोल रहा है कि भाई विसर्ग से पहले तो क्या हो, आपका अ हो, और विसर्ग के बाद यदि आपका अ हो या किसी भी वर्ण, किसी भी वर्ग का, कौन कौन से वर्ग हैं, क वर्ग है, च वर्ग है, आपका ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। ये पांच के पांच वर्ग हैं। इन पांचों वर्ग, ये पांच वर्ग हैं, इन पांचों वर्ग में क्या कह रहा है कि आपका कोई तीसरा, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, किसी वर्ग का चौथा वर्ण हो, किसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो, या य र ल व यानी कि आपके अंतस्थ व्यंजन हो। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन हो, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं रूल को आराम से, अंतस्थ व्यंजन हो या आपका वहां पर ह हो, तो ये जो विसर्ग है ये ओ में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, ओ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, किसमें परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, आप ध्यान से इसके एग्जाम्पल को यहाँ पर देखिए। बात समझ में आई कि विसर्ग से पहले यदि अ है और विसर्ग के बाद यदि अ है या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा या अंतस्थ व्यंजन में से कोई सा या ह है, तो आपका विसर्ग है वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अध प्लस गति, तो ये विसर्ग है। विसर्ग से ठीक पहले क्या लिखा हुआ है, ध, ध में क्या होता है आपका अ होता है। ये रूल तो हमारा ठीक है यहाँ तक तो। अब उसके बाद क्या कह रहा है, विसर्ग के बाद क्या हो, या तो अ हो, डायरेक्टली अ लिखा होता है यहाँ पर, या क्या हो, यहाँ पर किसी वर्ग का तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, अंतस्थ व्यंजन हो या ह्रस्व या आपका ह हो, हकार हो, तो क्या होगा, ओ में परिवर्तित हो जाएंगे। और आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ये ग है
ये ग क्या है यहाँ पर, ये ग आपके क वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो बिल्कुल यही रूल यहाँ पर बैठ रहा है। तो ये जो आपका अविसर्ग है ये ओ में परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, अधोगति। क्या बन जाएगा, अधोगति। बात समझ में आ गई होगी कि कैसे ये अधोगति बना। उसके बाद मनः प्लस अनुकूल, तो विसर्ग से पहले न आ है, आ छुपा हुआ है, और उसके बाद फिर आ गया, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओ में, मनोनुकूल। तपह प्लस बल, क्या है, तपा प्लस बल, तो विसर्ग से पहले आ गया, और ब क्या है, प फ ब, यानी प वर्ग का तीसरा वर्ण यहाँ पर आ गया ब, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तपोबल। और उसी तरह वय प्लस वृद्ध, है ना, वय प्लस वृद्ध, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, आप इसको थोड़ा कर लीजिए प्लस यहाँ पे। तो विसर्ग से पहले अ है और उसके बाद व है, यानी कि यारा लावा में से कोई सा एक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ लग के वयो वृद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, वयो वृद्ध ये हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। अब अगला देखते हैं। अब इसमें कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन खाली केमिस्ट्री में नहीं होते, जीवन में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, ठीक है। तो उन हिंदी के आपके अपवादों को हमको समझना है। देखो अपवाद क्या है कि पुनः और अंतः के मामले में, है ना, विसर्ग का ओ ना हो करके र हो जाता है। क्या हो जाता है, र हो जाता है। ये बात आपको समझनी है कि पुनः एवं अंतः के मामले में विसर्ग का ओ ना हो करके र हो जाता है, जबकि रूल वही रहने। आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा है, पुनः प्लस मुद्रण। तो अभी हम पिछले वाले रूल के हिसाब से देख रहे हैं कि ये आप विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है दोस्तों, विसर्ग से पहले आपका अ आ रहा है, विसर्ग से पहले आपका अ आ रहा है, और उसके बाद प फ ब भ म, यानी कि किसी भी वर्ग का पंचमाक्षर यहाँ पर आ रहा है। तो पंचमाक्षर आ रहा है, पांचवा अक्षर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए था, इन विसर्ग का ओ होना चाहिए था, तो पुनः मुद्रण इसका होना चाहिए था। पर ये क्योंकि अपवाद है, पुनः और अंतः वाले मामले में ओ न होकर के र हो जाता है, इसलिए पुनः प्लस मुद्रण आपका पुनः मुद्रण न होकर के पुनर्मुद्रण हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार पुनः प्लस जन्म, पुनः जन्म न होकर के पुनर्जन्म हो जाएगा। अंतः प्लस धान, अंतोधान न होकर के अंतर्धान हो जाएगा, और अंतः जमा अग्नि, अंतोग्नि न होकर के अंतरग्नि हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए आपको कैसी चीजें समझ में आ रही। अगला है हमारा रूल, आपने एक रूल पढ़ लिया विसर्ग संधि का। वो रूल ये कहता है कि यदि आपका क्या हो, यदि आपका किसी विसर्ग से पहले आ जाए और विसर्ग के बाद आपका आए, या किसी वर्ग का तीसरा, किसी वर्ग का चौथा, किसी वर्ग का पांचवा, या यर लव या ह में से कोई आ जाए, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। परंतु अंतः और पुनः वाले मामले में ये नियम लागू नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको ये वाला नियम समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले वाले नियम की तरफ। आप वो शॉर्ट वाला जो मैंने बताया था आप उसको लिखते रहना। अगला नियम क्या लिखा हुआ है, यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ, उ, है ना, ये वो हो गया, या तीसरा, चौथा, पांचवा या रा ला वा में से कोई हो, तो विसर्ग का र हो जाता है। अभी तक अब देखो, ये आपको देखने में लग रहे हैं बड़े खतरनाक रूल हैं, पर जैसा मैंने शॉर्ट वाला वहां करके बता दिया वैसे आप लिख लीजिए, आपको चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मैं ना थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर बना लेता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, बाद में फिर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, इस वाले को मैं यहाँ ले आता हूँ, जिससे अपने को काम करने में थोड़ी सी सुविधा हो जाए। तो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि यदि विसर्ग से पहले, है ना, क्या आ और आ, ए और आ, ये नहीं होने चाहिए। क्या, ये नहीं होने चाहिए। इनको छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, कोई भी स्वर हो अन्य, ठीक है। और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या हो, आ उ, क्या हो आपका, आ हो जाए आपका, या क्या हो जाए, ऊ हो जाए, या आपका ऊ हो जाए, या क्या तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा हो, चौथा हो या पांचवा हो, या आपका क्या हो, अंतस्थ व्यंजन होवे, ठीक है, या आपका क्या हो, बस इतना ही है, अंतस्थ व्यंजन हो, तो क्या होगा, ये जो विसर्ग है आपका, ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये विसर्ग आपका र में परिवर्तित हो जाएगा। पिछले वाले रूल में क्या था कि भाई विसर्ग से पहले ए हो, मतलब ए हो, और उसके बाद भी ए हो, या तीसरा, चौथा, पांचवा हो, या अंतस्थ व्यंजन हो, या ह हो, तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा। पुनः और अंत वाले मामले में
र में परिवर्तित हो जाएगा। बट यहाँ पर इस रूल में क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले अ और आ नहीं होना चाहिए, इनके अलावा कोई भी स्वर हो सकता है। और विसर्ग के बाद यदि आ है, ऊ है या ऊ है या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण है या अंतस्थ व्यंजन है तो यह विसर्ग र में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे क्या लिखा है, निहि जमा आशा। क्या लिखा है, निहि जमा आशा। तो विसर्ग से पहले क्या है, ई की मात्रा है, यानी कि अ और आस, आ ये स्वर तो नहीं है। और बाद में क्या है आपका, आ है। तो विसर्ग से पहले ए और आ ना हो, कोई अन्य स्वर हो। और क्या हो यहाँ पर आपका, विसर्ग के बाद आ हो या ऊ हो या ऊ हो, है ना, तीसरा चौथा पांचवा हो या अंतस्थ व्यंजन हो, तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है, र में। तो ये क्या हो जाएगा, निराशा। क्या हो जाएगा, निराशा। निराशा आपका हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आशी जमावाद। तो विसर्ग से पहले क्या है, ई की मात्रा है और उसके बाद व आ रहा है, अंतस्थ व्यंजन या र लावे में से कोई सा एक है, तो विसर्ग जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा, र में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आशीर्वाद। ये क्या हो गया दोस्तों, आशीर्वाद, ये हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है अगले एग्जाम्पल पे। अगले एग्जाम्पल पे क्या लिखा हुआ है, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से दोस्तों, ये जिससे आपको सही से दिखे। अगला है आपका कहाँ गया हो, मैंने नी और धन, तो अच्छा अच्छा यही है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नी और आपका धन, है ना, नी और आपका धन लिखा हुआ है। तो ये किससे पहले है, ये विसर्ग से पहले आपकी छोटी की मात्रा है और उसके बाद आपका क्या आ गया, धन आ गया। तो धन कौन से वर्ग में आता है, बोल के देखो आप, का खा गा घा अंगा चा छा जा जा इया त थ द ध न, यानी त वर्ग का चतुर्थ वर्ण है। और ये बात हमने अभी तो देखी कि भाई चौथा वर्ण हो तो भी किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आपके सिंपल आपके र में परिवर्तित हो जाएगा। तो नी प्लस धन आपका निर्धन हो जाएगा। उसी प्रकार दू प्लस बल, तो दू प्लस बल क्या हो जाएगा, दुर्बल। और बही जमा मुख आपका क्या हो जाएगा, बहिर्मुख हो जाएगा। तब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। अगला क्या है, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, नी जमा चिंत, है ना, नी जमा चिंत, ये आपका निश्चिंत हो जाएगा। ये अभी आई थिंक यहाँ पे कोई नियम अभी रह गया है, मैं अभी इसको देख के आपको बताता हूँ। ठीक है। अगला है यहाँ पर देखिए, चौथा नियम क्या है कि विसर्ग के पहले ई और उ और बाद में क ख ट ठ प फ ब में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। ठीक है। तो ये चीजें क्या है कि आपको पूरा पूरा रटने की आवश्यकता नहीं है, पर मोटा मोटा आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी आपको देखते ही चीजें पता लग जाएंगी क्या है। क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि विसर्ग के पहले क्या हो, विसर्ग के पहले आपका ई हो या आपका ऊ हो और बाद में क्या हो, विसर्ग के आपका क हो जाए, क ख हो जाए, ट हो जाए, थ हो जाए, प हो जाए और फ हो जाए, तो आपका विसर्ग जो है वो श में परिवर्तित हो जाता है। तो नी जमा कपट निष्कपट, धनु जमा टंकार धनुष्टंकार, नी जमा प्राण निष्प्राण, नी जमा कंटक निष्कंटक, नी जमा ठोर निष्ठुर और नी जमा फल निष्फल आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। ये बहुत सामान्य बात है, आपको ये धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी जब आप अभ्यास में इन चीजों को लाएंगे। अगला है कि विसर्ग के बाद यदि त या थ आए, यानी कि विसर्ग के बाद यदि त आए या थ आए तो विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग के बाद त या थ दिख जाए तो क्या हो जाएगा, आपका विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः प्लस ते, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, नमः प्लस ते, तो विसर्ग के बाद क्या आया, त आया, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा और विसर्ग का स हो जाएगा नमा प्लस ते, नमस्ते। नी जमा तेज, तो विसर्ग के बाद तय है तो क्या हो जाएगा, निस्तेज, निस्तेज हो जाएगा। उसी प्रकार मन प्लस ताप, है ना, विसर्ग के बाद ता आया तो मनस्ताप। नी जमा संताप, तो क्या हो जाएगा, निसंताप। उसी प्रकार आपका क्या है, दू जमा तर, दुस्तर, और उसी प्रकार दू जमा साहस आपका दुस्साहस हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपके। अगला नियम क्या कहता है, विसर्ग के लोप, विसर्ग का लोप हो जाना, है ना, विसर्ग का लोप हो जाना, हट जाना विसर्ग का, है ना। जैसे क्या है कि विसर्ग के बाद यदि छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और च का आगम हो जाता है ना, च का आगम हो जाता है। अब आप बोलोगे सर विसर्ग की जगह च आ रहा है, नहीं, विसर्ग की जगह च नहीं आ रहा है, विसर्ग चला जाता है और उसकी जगह च आ जाता है। क्या बोल रहा है कि विसर्ग के बाद अगर छ हो
तो विसर्ग गायब हो जाता है और इसके स्थान पर च आ जाता है। जैसे अनु जमा छेद, तो विसर्ग के बाद क्या आया? छ आया। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग यहाँ से गायब हो जाएगा और च यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? आपका अनुच्छेद बन जाएगा। ठीक है, आप ये सब चीजें समझेंगे तो आपको चीजें समझ में आ भी जाएंगी। ठीक है, अनु जमा छेद। उसके बाद छत्र जमा छाया, तो क्या हो जाएगा? छत्र छाया यहाँ पर हो जाएगा। ये आपको बात समझनी है। उसके बाद क्या लिखा है कि विसर्ग के बाद यदि र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उस के पहले का स्वर दीर्घ का लोप हो जाता है। क्या लिखा है यहाँ पर? क्या लिखा है यहाँ पर? ये देखिए यहाँ पर लिखा है यहाँ पर निहि जमा रस। क्या लिख रहे हैं? यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर दीर्घ का लोप हो जाता है ना, दीर्घ का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? नी जमा रस। तो इसके बाद र यहाँ पर आ गया। आपको बात समझ में आ गई? र यहाँ पर आ गया और र आने के कारण इसका लोप हो जाएगा और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ये जो छोटा स्वर है ना, ये छोटा लघु स्वर है, ये दीर्घ स्वर में आ जाएगा। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका नी रस। क्या हो जाएगा? नी रस हो जाएगा। उसी प्रकार नी जमा रोग, तो यहाँ पर र इससे पहले आ गया तो इस ये यहाँ पर गायब हो जाएगा, आपका लोप हो जाएगा इसका। और जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है लघु स्वर, ये दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नी रोग। क्या हो जाएगा? नी रोग। अगला है यदि विसर्ग के पहले ए या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है ना। उससे पहले आ क्या हो? विसर्ग से पहले ए या आ हो और विसर्ग के बाद कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अतः जमा एव, तो इससे पहले क्या आ गया? आपका आ गया और इसके बाद ए भिन्न स्वर हो गया, तो अतएव ये हो गया है। अगला और आखिरी हम देख लेते हैं, यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तथा बाद में क या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में क या प हो, इनकी अलग से भी मैं वीडियो लाऊंगा, एक पूरी वीडियो लाऊंगा इसकी जितनी बड़ी हो सकती है, और उस वीडियो में आपको धुआंधार पढ़ाया जाएगा। अब इसमें चीजें इस तरह चलती रहेंगी, आप सहयोग करते रहिए, चीजों को समझाते रहिए, आपको बहुत अच्छे चीजें मैं यहाँ पर क्लियर करता रहूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है कि यदि विसर्ग के पहले अ आ जाए और बाद में क या प आ जाए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रातः जमा काल, तो विसर्ग के पहले अ आ रहा है और उसके बाद क आ रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं, प्रातः काल। अंतः जमा करण, तो अंतःकरण। अंतः जमा पुर, अंतःपुर। अधः जमा पतन, अधः पतन। और अपवाद क्या है इसका? कि नमा और पुर में विसर्ग का स हो जाता है। यही वाले रूल के साथ में जिसमें कहा जा रहा था कि भाई विसर्ग के पहले यदि अ आ रहा है और बाद में क और प आ रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु नमः एवं पुर वाले मामले में क्या होगा? ये विसर्ग जो है वो स के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। नमः जमाकार, तो नमकार होना चाहिए था, तो ये किस में परिवर्तित हो गया? आपका नमस्कार में परिवर्तित हो गया। पुरः जमाकार, तो ये आपका क्या होना चाहिए था? पूरा जमा का पूरा कार ही होना चाहिए था, पर ये पूरा कार ना होकर पुरस्कार हो गया है। तो ये पूरी की पूरी विसर्ग संधि आपकी रही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी अच्छी बात के साथ अपना सहयोग बनाए रखिए, क्लास अब कंटिन्यू चलती रहेगी। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद,